हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल अपर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और संविधान की कड़ी में चल रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें से अभी तक आपने ब्रिटेन से क्या क्या भारतीय संविधान में समाहित किया गया है इसके बारे में आपने देखा था। आज हम देखेंगे कि अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें निकाल के भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो चलते हैं, बात करते हैं एक तरह से। नंबर 1 है मौलिक अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि जो जब अमेरिका का संविधान का निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था 1789 में। संविधान का निर्माण किया गया था 1789। मतलब ये अमेरिका संविधान के बारे में बात हो रही है। जो अमेरिका का संविधान जो बना था 1789 में बना था, और इसके दूसरे वर्ष मतलब 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रथम 10 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि जब संविधान का निर्माण हुआ 1789 उसके दूसरे वर्ष में मतलब 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया, और वहीं से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो हमने आपको बताया है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में इसका व्यापक प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में चर्चा जब हम करेंगे तो विस्तार से करेंगे, जो पूरा चैप्टर आएगा। तो यहाँ पे यही तो इसमें बताते हैं कि जो मौलिक अधिकार है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में थोड़ा बताते हैं कि वहाँ जो संविधान का जब निर्माण किया गया था 1789 में, तब मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसको मौलिक अधिकार को, और वहीं से मौलिक अधिकार को जो है भारत में के संविधान में क्या किया गया, समाहित किया गया। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है न्यायिक पुनरावलोकन। फिर क्या किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो हमने आपको ये बताया है कि एक वाद आया था मार्गरी बनाम मेडिसन। ये वाद आया था 1803 में, और जॉन मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया था। अमेरिका में जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो है मार्गरी बनाम मेडिसन 1803 के केस में जॉन मार्शल ने इसकी व्याख्या की थी। तब से जो है इसको जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। लेकिन दोनों जो संविधानों में क्या है, विभिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों को अपनाया गया है। जैसे कि अमेरिका में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है, पहली बात न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता क्या, हमने कई बार बता चुके हैं, तो एक बार फिर से बताने जा रहे हैं कि जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून होते हैं
को कार्यपालिका करती है, लागू करती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत होता क्या है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून को वहाँ के न्यायालय जो है समीक्षा करते हैं कि वैध है कि अवैध है। तो किस आधार पर करते हैं, तो अमेरिका में जो है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की और जबकि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भारत में इसका प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस आधार पर होता है, तो विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर होता है। जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। किसका किया जाता है, हमने कहा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका द्वारा जो लागू की जाती है उसकी वैधता की जाँच करती है। तो वहाँ की जो न्यायालय वहाँ करते हैं तो भारत में करते हैं, लेकिन हमने कहा प्रक्रिया दोनों में अलग अलग है। तो जो अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो विधि की उचित प्रक्रिया होती क्या है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं अपने विवेक के द्वारा भी ये तय करते हैं कि जो भी कानून बनाया जा रहा है ये मानव अधिकार के अनुरूप है कि नहीं है। अगर अनुरूप है तो ठीक है, अगर अनुरूप नहीं है तो इसको अवैध घोषित कर देती है। दूसरी तरफ भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है इसके अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, कार्यपालिका द्वारा लागू किया जा रहा है, ये जो है विधायिका द्वारा जो लागू किया जा रहा है ये मतलब वैध है, जो संविधान में दिए गए उपबंधों के आधार पे है कि नहीं है। अगर उपबंधों के आधार पे तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर देती है। तो दोनों में अंतर है। तो इसमें जो है विवेक के आधार पर विवेक के आधार पर जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं ये तय करते हैं कि कौन सा कानून जो है, कौन सा जो कानून है मानव अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ नहीं है तो कोई बात नहीं, खिलाफ है तो उसको अवैध घोषित कर देती है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका में है, ये यहाँ पे जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है इसके आधार पर करती है। उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जो संविधान में वर्णित है उपबंध उन्हीं के आधार पर कर सकती है, इससे बाहर नहीं कर सकती, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और किस बात में आया था, मार्बरी बनाम मेडिसिन के केस में आया था 1803 में। इसके प्रणेता थे जॉन मार्शल। ठीक है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसको कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। तो किस आधार पर इसकी जांच की जाती है, तो हमने कहा अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर जांच की जाती है कि ये मानवाधिकारों के अनुरूप है कि नहीं है। और दूसरी तरफ हमने कहा है कि जो भारत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन करता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो कानून बना है, जो लागू हो रहा वे संविधान के अनुरूप, संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुरूप है कि नहीं है। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। और ये पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। जनहितवाद, इसके बाद आता है जनहितवाद। जनहितवाद, इसके प्रणेता जो हैं पीएन भगवती। भारत में इसके प्रणेता जो हैं पीएन भगवती हैं। तो इसके बारे में हमने बताया कि पहले क्या होता था कि
न्यायालय में वादी प्रतिवादी दोनों आमने सामने जाते थे तब निर्णय सुनाया जाता था, न्याय मिलता था। लेकिन जैसे ही 80 के बाद क्या होता है, जो सार्वजनिक मामले होते हैं, मतलब ऐसे वाद या ऐसे मामले जो सर्वसामान्य से संबंधित होते हैं, तो इसमें जो याची होता है सशरीर उपस्थित न होकर पत्र के माध्यम से भी अगर याचिका दायर करता है तो उसकी सुनवाई होगी और उसको न्याय मिलेगा। तो ये क्या है, जनहितवाद। जनहितवाद भी जो है कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, तो इसके जो प्रणेता है भारत में कौन है, पी.एन. भगवती। ये भी कई बार पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैटर सुनाए जाते हैं वो सार्वजनिक मामले होते हैं, जो बहुत बड़ा वर्क होता है, जो क्या मूलभूत सुविधाओं से अछूते होते हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए क्या है, जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है जनहितवाद। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, इसका चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी अमेरिका से लिया गया है। इसका निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है और इसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों से इनका निर्वाचन होता है। के आधार पर निर्वाचन होता है, तो आधार क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो आगे और बढ़ते हैं, और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान में 61 अनुच्छेद है, 61। इसमें क्या है, महाभियोग का प्रावधान किया गया है। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया था किसके आधार पर लाया जाता है, तो आधार जो होता है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, कहाँ से दिया गया है, किस आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया है, 61 में है, और किस आधार पर लाया जाता है, तो आधार है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। तो लाया कैसे जाता है, तो अगला क्वेश्चन जो बनता है, लोकसभा संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जिस सदन में बुलाया जाता है पहले
प्रक्रिया लाई जाती है उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा लाया जाता है। एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा लाया जा सकता है। हस्ताक्षर द्वारा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देकर लाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस सदन में पहले लाया जाता है, जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, उस सदन के सदस्यों 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा लाया जाता है। अगर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होते तो इससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया नहीं आएगी। और दूसरी शर्त यह है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देकर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। जिस सदन में पहले लाया जाता है उस सदन के 2/3 बहुमत कुल सदस्यों के, जिस सदन में पहले लाया जाता है तो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए। ठीक है, जिस सदन में पहले लाया जाता है कुल सदस्यों के, कुल शब्द जुड़ा हुआ है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। देखो एक चीज और बता दें, और भी ये संयंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, महान्यायवादी हैं, तो इनके जो प्रोसेस है संविधान में इनके में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए साबित कदाचार और असमर्थता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसमें यह कहा गया है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए। और जब ये पास होता है तो उसी सत्र में दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में भी जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाता है। इसे इस प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, 61 में है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है तो उसका आधार क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर लाया जाता है। फिर क्या है, सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है, चाहे लोकसभा में लाओ और चाहे राज्यसभा में लाओ। ठीक है, जिस सदन में सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा लाया जाता है, और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर लाया जा सकता है। तो आगे ये पूछ आता है, तो कई प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। और जिस सदन में सबसे पहले लाया जाता है तो उसके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पास होना चाहिए, और उसी सत्र में दूसरे सदन में जाता है, वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। तो इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा हमने आपको बताया था विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसके बारे में बता देते हैं कि विधि का शासन का अर्थ होता है कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब
सब कानून की नज़र में क्या है, एक समान है। कानून से बढ़कर ना तो कोई बहुत बड़ा आदमी है और ना तो कोई छोटा है, तो कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। लेकिन विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो अमेरिका से लिया गया, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक ही आर्थिक स्थिति वाले या एक ही कंडीशन के व्यक्तियों को एक वर्ग मान लिया जाता है और उस वर्ग पे जो है अलग से कानून लगाया जाता है। जैसे कि ये समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, दूसरी तरफ एक समाज का सबसे संपन्न वर्ग है। तो जो विधि के समान संरक्षण के अधिकार की बात करता है कि जो वंचित वर्ग है उसके लिए कुछ विशेष कार्य किए जाएं, कुछ विशेष कानून बनाए जाएं। तो यहाँ पे विधि के शासन की बात नहीं होती, विधि के समान संरक्षण की बात होती है। तो इसमें जो है उनके लिए विशेष विधि बनाई जाती है और उनके लिए विशेष बनाई जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्ग अलग अलग है। तो जिस ऊपर से नीचे तक जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें अंतर है और उसमें अंतर, दोनों में क्या है, अंतर है। ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का संरक्षण का अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो इतना याद रखिएगा। और जो है राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको ना पता हो तो लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब जल का, थल का और वायु सेना, जो तीनों सेनाओं का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडी संघ के आधार पे भारत का संघ का निर्माण किया गया है। तो देखिएगा ये बता रहे हैं तुमको कि जो कनाडा का संघ है जैसे कि अमेरिका से भिन्न है। क्यों है, इसमें देखिएगा तो ये संघ है और संघ में जो है अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जो अमेरिका में प्रयोग किया गया है वो है फेडरेशन। अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका नाम है फेडरेशन, इसका भी अर्थ होता है हिंदी में संघ। और दूसरी तरफ भारत में जो है यूनियन, इसका भी अर्थ होता है संघ। लेकिन भारतीय जो संघ बना है वो कनाडा का अनुसरण करते हुए बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, इनमें अंतर क्या होता है, फेडरेशन में क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। फेडरेशन का अर्थ होता है कि जो अमेरिकी राज्य थे, अर्थात जो अमेरिकी राज्य थे उन्होंने क्या किया है, एक समझौता किया है। प्रारंभ में 13 राज्य थे, 13 राज्य क्या करते थे, आपस में झगड़ते थे। लड़ झगड़ के जब थक गए तो उन्होंने क्या किया, समझौता किया और समझौता करने के बाद एक संघ का निर्माण किया। अर्थात राज्यों ने मिलके संघ का क्या किया था, निर्माण किया था। अब जो है पहले 13 राज्य थे, अब 50 राज्य हो गए। अब कुल संघ में, अमेरिकी संघ में कितने हैं, 50 राज्य। तो राज्यों ने किसका निर्माण किया है, संघ का किया है। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा संघ ने जो किया है वो राज्यों का निर्माण किया है। और जबकि इसमें जो है राज्यों ने संघ का निर्माण किया है। दोनों में अंतर है, अमेरिका में भी संघ है और भारत में भी संघ है। जो संघात्मक जो संघ है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है और यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि फेडरेशन का। तो हमने आपको बता दिया अमेरिका में क्या हुआ था, राज्यों के बीच में आपसी समझौता हुआ था और समझौते के तहत राज्यों ने संघ का क्या किया था, निर्माण किया था, तो अमेरिकी संघ आया। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में जब कनाडा के अनुसरण करते यूनियन शब्द का प्रयोग किया तो संघ ने एक बृहद राज्य, जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भारत का बहुत बड़ा राज्य होने के कारण, शासन संचालन ना होने के कारण इनको कई इकाइयों में बांट दिया गया।
तो संघ ने क्या किया, यहाँ पे राज्यों का निर्माण किया और इसके विपरीत राज्यों ने यहाँ पे संघ का निर्माण किया। तो यूनियन शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है और यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संघ जो बना है, इसका निर्माण किया गया है वो कनाडा के तर्ज पे किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे बताते हैं आपको और क्या किया गया है, तो आप स्कैन कर लीजिएगा या तो करते हैं, ठीक। फिर क्या है, आप देखिएगा शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, अर्थात संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो संघ सूची में अलग विषय होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं वो संघ सूची में होते हैं, जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं वो राज्य सूची में होते हैं। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, इसके बाद जो है अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्रदान की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, पूछा क्या गया है, जो कनाडा से लिया गया। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की जो सूचनाएं होंगी, जो मतलब विषय होंगे वो संघ सूची में आएंगे और जो क्षेत्रीय महत्व की जो विषय होंगे वो राज्य सूची में आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो क्या है, संघ को प्रदान की जाएंगी। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। तो इसीलिए जो है भारतीय संघ का जो निर्माण किया गया है वो कनाडा का अनुसरण करते हुए किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, तो कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई है। और एक आपको और पता है समवर्ती सूची है, जो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन छूट ना पाए। तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा और या तो मिटा दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कनाडा की बात नहीं करते हैं, ये सूचियों की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अनुच्छेद जो है 248, इसमें क्या है, 248 में जो है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो आपको पता है, हमने आपको बताया भी, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो संघ सूची में होते हैं, जो क्षेत्रीय महत्व के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची में होते हैं, और जो दोनों कॉमन होते हैं समवर्ती सूची में होते हैं। तो इसमें और देखिएगा, मूल संविधान की बात की जाए तो इसमें कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं, ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो मूल संविधान में और अब पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। तो मूल संविधान में जो संघ सूची में था 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97। और अब कितने हो गए हैं, 100 विषय हो गए। धीरे धीरे करके। और ये पूछा गया परीक्षाओं में कि अंतिम
जो विषय जोड़ा गया वो क्या है? तो अंतिम विषय क्या है? तो अंतिम विषय तुम्हारा है सेवा कर। ठीक है। और भी इसमें कराते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे शेयर बाजार हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, न्याय व्यवस्था हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, और बहुत सारे डाक तार हो गया। ये सब जो आते हैं ये बड़े बड़े संघ सूची के विषय होते हैं, संघ में आते हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कौन सी सूची संघ सूची के विषय हैं, कौन राज्य के। तो आगे बढ़ते हैं। तो मूल संविधान में जो राष्ट्र सूची में थे 66 अनुच्छेद थे। कितने थे? 66। लेकिन संवैधानिक संशोधन होता है 42वां। जिसमें से 5 विषय होते हैं राष्ट्र सूची के निकाल के किसमें ऐड कर दिए जाते हैं? समवर्ती सूची में कर दिए जाते हैं। तो वो 5 विषय कौन कौन से निकाले जाते हैं? तो 5 निकाल दिए गए तो कितने बचे? 61। अब मूल में कितने? 61 है। तो 5 कौन कौन निकाले गए? एक परीक्षाओं पूछे जाते हैं। नंबर 1 है शिक्षा, 1। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है वन्य जीव, पक्षी रक्षा, और 5वां है मापदंड। ये 5 सूची जो थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पहले जो थे वो क्या थे? ये राष्ट्र सूची के विषय थे। लेकिन जैसे 42वां संवैधानिक संशोधन कर दिया गया तो ये 5 विषय अभी भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये शिक्षा है किस सूची का विषय है। अब ये तो राज्य का बचे नहीं, तो किसमें चला गया है? समवर्ती सूची में चला गया। तो किस विषय का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो थे 47 थे मूल संविधान में, और 5 हो गए, अब हो गए हैं 52। तो ये इसकी पूरी कंडीशन है। ये कनाडा से समवर्ती सूची नहीं आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, हम बता दें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं तो पूछे जाने के आधार पे हम सोच रहे हैं कि गलत ना होने पाए, जो 2 सूची आएंगी तो तीसरी मिलाई देते हैं। तो इसमें देखिएगा जो हमने कहा है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इसमें जो है संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो हमने कहा मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब हो गए हैं 100, जिसमें से अंतिम जो विषय जोड़ा गया है उसका नाम है सेवा कर। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे। 42वां संवैधानिक संशोधन करके 5 विषय को हटा के समवर्ती सूची में मिला दिया गया। तो अब कितने बचे? 61। जो 5 विषय निकाले गए थे वो कौन कौन थे? शिक्षा था, वन था, वन्य जीव था, पक्षी रक्षा था और मापतौल था। ठीक है, अब इनको जोड़ के इसमें डाल दिया गया है। इनके विषय थे 47 और अब हो गए हैं 52। तो ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से एक आधे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन छूट ना पाए, इस आधार पे इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का पद पूछा आता है, तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद तो ये आर्टिकल 155 आर्टिकल जो है 155 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 55 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो क्या होता है? निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होती है
कि मनोनयन होता है, तो क्या होती है, नियुक्त होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल का जो हमने कहा 3 क्वेश्चन बनते हैं कि किस अनुच्छेद में है, 155 में है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हमने कहा इसकी नियुक्ति होती है, ना कि इसका निर्वाचन होता है, ना तो मनोनयन होता है, सिर्फ क्या होती है, नियुक्ति होती है। परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये तदर्थ न्यायाधीश होते कौन है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जो है, 127 के अंतर्गत यदि संविधान पीठ में, जो हमने कहा किसी भी वाद का निर्णय देने के लिए संविधान पीठ बैठती है, और संविधान पीठ में जो होती है न्यूनतम सदस्य संख्या 5 होती है। मतलब जो कोरम होता है वो 5 सदस्य होते हैं, 5 न्यायाधीश। ठीक है। अगर इससे कम न्यायाधीश हैं तो संविधान पीठ नहीं बैठ सकती और निर्णय नहीं सुनाया जा सकता। तो यदि कोरम में न्यायाधीशों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जोड़ा जा सकता है। तो तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और वो किस लिए बनाया जाता है, न्यायाधीश जो संविधान पीठ बैठती है उसकी कोरम को पूरा करने के लिए। तो ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया है। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जब संविधान पीठ का कोरम पूरा नहीं होता है, तो इस कोरम को पूरा करने के लिए हमने कहा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर किसी भी राज्य के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल कितना है, 127। तो आज का वीडियो यही तो रहेगा। ये भाग 2 है संविधान के स्रोत में, और अगला भाग जो है भाग 3 संविधान के स्रोत में जल्दी आएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें, और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि अधिकतम अंक जो है आपको दिलाया जाए, और जितना जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उनको यही लगता है, और शायद आपको भी आगे लगे कि शायद इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी ना हो और पूछे शायद भी ना जा सकते हों। तो हमारा जहाँ तक प्रयास है कि अधिकतम अंक पाने का, तो जितने जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनकी व्याख्या भी कर देते हैं, और उन तथ्यों को भी रख देते हैं जहाँ से परीक्षाओं में आते हैं, और उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो अगला वीडियो है उसमें जो है पूरा संविधान के स्रोत क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो आज यही तक।